दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों बहुत सारे लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं क्योंकि लाल किताब एक अमेजिंग विद्या है। लाल किताब के उपाय बहुत ही कारगर हैं। लोग किसी भी समस्या कई लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी को नौकरी की तकलीफ है, किसी को बच्चे की तकलीफ है, किसी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, किसी के पुराने कुछ कार्मिक अकाउंट है उसकी वजह से आदमी परेशान है। तो लाल किताब के माध्यम से आप हर चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हर चीज को जान सकते हैं और उपाय करके अपने जीवन को आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बना सकते हैं। इस समय मार्केट में लाल किताब के जो कोर्स हैं वो बहुत ही महंगे हैं और लोग 60,000 रुपए लेकर कोर्स करवा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए लेकर लाल किताब के कोर्स करवा रहे हैं। और कुछ लोग तो इस तरीके से लोगों के साथ में छलावा कर रहे हैं कि 100 रुपए में या 150 या 200 रुपए में लाल किताब का कोर्स, पूरी लाल किताब का कोर्स वो करवाने का वादा करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? लाल किताब एक बहुत गूढ़ विज्ञान है, बहुत बड़ी विद्या है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए जो लोगों के साथ में इस तरीके से छलावा करते हैं। यही सब देखते हुए वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने एक निर्णय लिया है कि आपको पूरी लाल किताब कोर्स यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। हम ग्रामर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोर्स हमारा कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको लाल किताब सीखने को मिलेगी। तो आज से एक छोटी सी हम शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लाल किताब ग्रामर का एक शुरुआत कर रहे हैं। तो लाल किताब ग्रामर क्या होती है उसको हम लोग पहले समझते हैं। लाल किताब की कुंडली को पहले समझते हैं और आपके सामने इसी तरीके से पेज पर जो भी वीडियो पड़े होंगे उस पर ये चीज़ें लिखी हुई होंगी। ये मैंने इसलिए लिख के आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ जिससे आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएं, अपने नोट्स बना पाएं और वीडियो देखते समय आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लाल किताब कुंडली का जो बेस है वो काल पुरुष की कुंडली को माना गया है। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष राशि से स्टार्ट होती है। जैसे एक कुंडली एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी मेरी टच पैड चलाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अच्छा लिखने लगूंगा मैं। फिलहाल जो काल पुरुष की कुंडली होती है सबसे पहले फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा होता है मेष राशि। सेकंड हाउस में 2 नंबर लिखा होता है वृषभ राशि। ये राशियां सब फिक्स होती हैं। तीसरे हाउस में 3 नंबर लिखा होता है। फोर्थ हाउस में 4 नंबर लिखा होता है। फिफ्थ हाउस में 5 नंबर लिखा होता है। फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 घर होते हैं और इसमें जो लिखी हुई जो राशियां होती हैं ये भी फिक्स होती हैं। ये लाल किताब की कुंडली बनती है। तो ग्रहों की प्लेसमेंट इसमें हर कुंडली के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन लाल किताब की जो कुंडली बनती है उसमें जो ये लिखी हुई जो राशियां होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये फिक्स होती हैं। ये हर कुंडली में इसी तरीके से लिखी हुई होती है। लाल किताब में हर साल नई कुंडली बनाई जाती है जिसे वर्षफल कुंडली बोलते हैं। वर्षफल कुंडली, इस वर्षफल कुंडली में क्या होता है कि ग्रहों का प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। कोई भी ग्रह हर साल अलग अलग घरों में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस साल सन यहाँ पर बैठा हुआ है तो अगले साल हो सकता है सन 11 में आ जाए, हो सकता है
फोर्थ में आ जाए। तो इस तरीके से ये ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज होती रहती है। जो वैदिक ज्योतिष है और लाल किताब में जो अंतर है मेन, वैदिक ज्योतिष में क्या होता है कि हम लोग राशियों की गणना करते हैं, नक्षत्र की गणना करते हैं, हम लोग योग काउंट करते हैं कि इसमें राजयोग है कि लक्ष्मी योग है, बहुत सारी योगों की गणना की जाती है। शनि की साढ़े साती की गणना की जाती है, शनि की ढैया चल रही है कि साढ़े साती चल रही है। इस तरीके से हम गणना करते हैं वैदिक ज्योतिष में। और वैदिक ज्योतिष में जो होता है वो एक ही कुंडली काम करती है, लग्न कुंडली। उसी के अनुसार जैसे जैसे हमारी दशा, अंतरदशा, समय जैसे जैसे चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग फलन करते हैं। और जो वैदिक ज्योतिष में जो कुंडली, लग्न कुंडली बनती है, उसमें राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु सेवेंथ हाउस में होगा, राहु अगर फोर्थ हाउस में होगा तो केतु टेंथ हाउस में होगा। लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब का जो वर्षफल वाली जो कुंडली बनती है, उसमें राहु केतु की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आमने सामने हो सकता है राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु सेकंड हाउस में भी आ सकता है। तो इस तरीके से लाल किताब और जो वैदिक ज्योतिष की जो लग्न कुंडली है, उसमें ये अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे ये सामने आपको ये लग्न कुंडली वैदिक ज्योतिष की दिखाई गई है, इसमें जैसे फर्स्ट हाउस में ये सिंह राशि लिखी हुई है और 5 नंबर ये सिंह राशि लिखी हुई है, और सेकंड हाउस में ये 6 नंबर कन्या राशि लिखी हुई है, फोर्थ हाउस में आपका वृश्चिक राशि लिखी हुई है। तो ये राशियां हम लोग लग्न कुंडली में कंसीडर करते हैं। लेकिन लाल किताब में राशियां फिक्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जैसे यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी है, तो लाल किताब की जब कुंडली बनेगी तो यहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी होगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको हमको लाल किताब की कुंडली अगर बनानी हो, लाल किताब की अगर हमको इसको कुंडली बनानी हो, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपको समझने के लिए। ये लग्न कुंडली है वैदिक ज्योतिष की जो आपके सामने बनी हुई है, और अगर हम लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो फर्स्ट हाउस में जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा जाएगा। और जो यहाँ पे केतु, सूर्य केतु और बुध की जो प्लेसमेंट है वो सेम रहेगी। सूर्य, केतु और मरकरी, इसकी प्लेसमेंट सेम रहेगी। बस यहाँ पे राशि बदल जाएगी, यहाँ मेष राशि हमेशा आएगी। दूसरे में जो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 नंबर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 2 नंबर लिखा जाएगा। यहाँ जो 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 3 नंबर लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पे शुक्र लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है 7 नंबर राशि में, तुला राशि का स्वामी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र मिथुन राशि में है। इस तरीके से लाल किताब और लग्न कुंडली में, वैदिक की लग्न कुंडली में ये अंतर आपको मिलेगा। ग्रहों के ऊपर आते हैं। लाल किताब में जिस तरीके से वैदिक में सूर्य को सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, इसी तरह सबसे बड़ा महत्व लाल किताब में बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति ग्रह से ही शुरुआत की जाती है लाल किताब में किसी भी चीज की। तो इसमें भी 9 ग्रह होते हैं आपका। बृहस्पति, जुपिटर जिसको बोलते हैं, सूर्य, सन बोलते हैं जिसको, चंद्रमा, मून, मंगल, मार्स, शुक्र, वीनस, बुध, मरकरी, शनि, सैटर्न, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट वैदिक ज्योतिष में भी है और लाल किताब में भी है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष चूंकि बेस है लाल किताब का, लाल किताब वैदिक ज्योतिष से ही निकली है, तो बहुत सारी चीजें आपको वैदिक ज्योतिष से मेल खाती हुई मिलेंगी लाल किताब में। ये राशियों का चार्ट पूरा दिया गया है। हालांकि शुरुआत में जब हम लोग लाल किताब पढ़ते हैं तो राशियों का उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 चल के जब आप लाल किताब की प्रिडिक्शन करने लगेंगे, जब आप लाल किताब के मास्टर हो जाएंगे, तब इन राशियों का भी प्रयोग होगा। आप देखेंगे
जो अभी कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि फिक्स जो फर्स्ट हाउस में जो बताई जा रही है, फिर आगे चलकर इन राशियों का बड़ा महत्व आ जाएगा। तो 1 नंबर की राशि मेष राशि बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं, मार्स। नंबर 2 की राशि वृष राशि, टॉरस बोलते हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। 3 नंबर की राशि मिथुन आती है, इसको जेमिनाई बोलते हैं, इसके स्वामी बुध हैं। 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, जिसको कैंसर बोलते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा है। इसके और 5 नंबर की राशि सिंह राशि, इसको लियो राशि बोलते हैं, इसके स्वामी सूर्य हैं। 6 नंबर की राशि कन्या, इसको वर्गो बोलते हैं, इसके स्वामी भी बुध हैं। 7 नंबर की राशि तुला, इसको लिब्रा बोलते हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। 8 नंबर की राशि वृश्चिक, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, इसके स्वामी मंगल हैं। 9 नंबर की राशि सेजिटेरियस, इसको बृहस्पति बोलते हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। 10 नंबर मकर राशि कैप्रिकॉन, इसके स्वामी शनि हैं। और उसके बाद 11 नंबर की राशि क्वेरियस, इसके स्वामी शनि है। और लास्ट में 12वें नंबर की राशि पाइसस, इसको मीन बोलते हैं, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। इसी तरीके से इन राशियों की पक्की जगह होती है लाल किताब में। जैसे मैंने आपको कालपुरुष की कुंडली में बताया था, इनकी पक्की जगह होती है। तो मेष राशि की पक्की जगह फर्स्ट हाउस होती है, वृष राशि की टॉरस की सेकंड हाउस होती है, मिथुन की थर्ड हाउस होती है, कर्क की फोर्थ हाउस, सिंह की फिफ्थ हाउस, कन्या की सिक्स्थ हाउस, तुला की सेवेंथ हाउस, वृश्चिक की एट्थ हाउस, धनु सेजिटेरियस की नाइन्थ हाउस, मकर की 10th हाउस, कुंभ इक्वेरियस की 11th हाउस और मीन पाइसस की 12th हाउस। ये राशियों की फिक्स जगह है लाल किताब कुंडली में। अब ग्रहों के कुछ पक्के घर होते हैं, जिसको कारक घर भी बोला जाता है। इन ग्रहों का कारक घर भी बोला जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस का जो कारक ग्रह है वह है सूर्य, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य का पक्का घर है फर्स्ट हाउस। बृहस्पति का पक्का घर है सेकंड हाउस। मंगल का पक्का घर है थर्ड हाउस। चंद्रमा का पक्का घर है फोर्थ हाउस। बृहस्पति का पक्का घर है फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस का कारक ग्रह है केतु। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सेवेंथ हाउस का जो कारक ग्रह है वो बुध और शुक्र दो हैं। एट्थ हाउस का कारक ग्रह शनि है। नाइन्थ हाउस का कारक ग्रह बृहस्पति है। 10th हाउस का कारक ग्रह शनि है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बृहस्पति का पक्का 11th हाउस बृहस्पति का पक्का घर है और 12th हाउस का कारक ग्रह राहु है। इसी तरीके से जो राशि मालिक होता है, जैसे यहां मेष राशि लिखी हुई है, इस राशि का मालिक कौन है? मंगल। इस राशि का मालिक मंगल है। तो ये राशि मालिक हो गया। दूसरे घर का वृषभ का राशि मालिक कौन है? शुक्र। तो ये शुक्र मालिक राशि राशि मालिक हो गया। तो कहने का मतलब यह है, जो जैसे यहां पे बुध लिखा हुआ है, मिथुन लिखा हुआ है, तो इसका राशि मालिक कौन हुआ? बुध। तो जो राशि मालिक हैं उनकी जमीन है और इस घर का जो कारक है उसका यहां पर मकान बना हुआ है। तो अगर हम असर की बात करें तो 80% असर जो होता है उस ग्रह का होगा जिसकी ये यहाँ पर जमीन है। मतलब जो इस राशि का मालिक है, अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका असर ज्यादा माना जाएगा। सूर्य का असर 20% माना जाएगा और मंगल का असर 80% माना जाएगा। अब जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ का कारक ग्रह भी है और राशि राशि मालिक भी है। तो चंद्रमा का यहां पर असर 100% माना जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये बृहस्पति है तो ये सूर्य का घर है
सिंह का मालिक सूर्य होता है, तो सूर्य का यहां पर 80% असर माना जाएगा और बृहस्पति का असर माना जाएगा 20%। अब समझते हैं ग्रहों के उच्च घर। हर घर में हर घर में हर घर के लिए एक एक ग्रह उच्च का होता है, मतलब प्रत्येक ग्रह अपने हर एक घर में उच्च का होता है। जैसे सूर्य, ये फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। अब उच्च का क्यों होता है ये समझते हैं। पहले घर में सूर्य को राजा माना जाता है, जो मंगल की ताकत रखता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य यहां पर बैठा हुआ है तो वो किसी से डरेगा नहीं। उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट नहीं होता है, इसलिए उसको डर नहीं लगता है। तो पहले घर में सूर्य उच्च का होता है। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले धरती बनी। जब पहले धरती बनी तो सबसे पहले ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन का जो पिघला हुआ रूप है वो पानी है। तो चंद्रमा ही पानी है, तो इसलिए चंद्रमा को यहां पे उच्च का माना जाता है। तीसरे घर में राहु उच्च होते हैं। इस घर में राहु उच्च होते हैं। घर है ये बुध का, कारक है मंगल, और मंगल बुध जब भी मिलते हैं तो राहु बन जाते हैं। ये जब हम आगे मसनोई ग्रह पढ़ेंगे तब आपको सीखने को मिलेगा कौन से ग्रह किसके साथ में मिलकर कौन सा ग्रह बन जाते हैं। तो आगे एक चैप्टर आएगा मसनोई ग्रह का, तो मंगल और बुध मिलकर राहु बन जाते हैं। मंगल इस घर के कारक है और बुध का ये घर है। चौथा घर, चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं। क्योंकि पानी के अंदर बहुत बड़ा संसार है जो वहां ऑक्सीजन से जिंदा है, और इसीलिए बृहस्पति यहां उच्च के होते हैं। जीवन की शुरुआत ही पानी से हुई है। तो बृहस्पति, चूंकि ये चंद्रमा का घर है, इसलिए बृहस्पति यहां पे उच्च के हैं। फिफ्थ हाउस में कोई उच्च या कोई नीच नहीं होता। ये सूर्य का घर है। सूर्य की गर्मी के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। सिक्स हाउस में बुध उच्च के होते हैं। ये बुध का घर भी है। ये पाताल कहा गया है। जब भी कुछ रिसर्च करना हो, जब भी कुछ करना हो, तो ये उसका घर है। तो बुध है हमारी बुद्धि। अगर हमारी अच्छी बुद्धि काम करेगी तो हम अच्छी रिसर्च कर पाएंगे। और राहु भी अच्छी रिसर्च करवाता है। तो कहीं ना कहीं राहु और बुध को, दोनों को यहां पर उच्च माना गया है। सेवेंथ हाउस में शनि उच्च के होते हैं। ये घर है शुक्र का, और जब शुक्र और शनि मिल जाते हैं तो ये उच्च केतु बन जाता है। जब आगे मसनोई का प्लान चैप्टर आएगा तो उसमें आप पढ़ेंगे, जब शनि और केतु मिल जाते हैं, सॉरी, जब शनि और शुक्र मिल जाते हैं तो उच्च केतु बन जाता है। और उच्च और केतु क्या है? हमारा झंडा है, हमारी बुलंदी है, हमारा ऐशो आराम है। तो इसलिए शनि यहां पर उच्च के होते हैं। आठवें घर में कोई उच्च का नहीं होता है। नवें घर में केतु उच्च के होते हैं। ये बृहस्पति का घर है, और केतु को इसका चेला कहा गया है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, और देने की जो नियत है वो है केतु। इसीलिए बृहस्पति के घर में केतु उच्च का होता है। इसीलिए केतु बृहस्पति का चेला माना गया है।
10th हाउस में मंगल उच्च का माना जाता है। 10th हाउस के मंगल को कहा गया है गरीब के यहां विष्णु भगवान पधारे, इसलिए 10th हाउस में मंगल को उच्च माना गया है। 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं, कोई उच्च या नीच का नहीं होता। और 12th हाउस में शुक्र को उच्च माना गया है, यहां पर केतु को भी उच्च माना गया है। ये लोग लौकिक ज्ञान के मालिक होते हैं, ऐसे लोग जिनके घर में शुक्र और केतु होता है। 12वें घर में जिनके शुक्र और केतु होता है, ये लोग लौकिक ज्ञान के मालिक होते हैं। ये बहुत बड़े अय्यास भी होते हैं, ये बंद कमरे के चोर होते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर ये अपनी इस आदत को मार देंगे, ये अय्यासी नहीं करेंगे, तो ये गरीब बन जाएंगे। फिर साधु बनकर ये लोगों का भला कर सकते हैं, ऐसे भला नहीं कर सकते हैं। तो ये है ग्रहों के उच्च घर। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च, थर्ड में राहु, फोर्थ में बृहस्पति उच्च के होते हैं, फिफ्थ में कोई उच्च का नहीं होता है, छठे में बुध उच्च के होते हैं, सेवेंथ में शनि उच्च के होते हैं, नवम में केतु उच्च के, दसम में मंगल उच्च के, 11 में कोई उच्च का नहीं होता और 12वें में शुक्र। अब ग्रहों अब कुछ ग्रह के किसी हाउसेस में नीच के होते हैं, जैसे शनि। शनि फर्स्ट हाउस में नीच का माना गया है। क्यों? क्योंकि शनि अंधेरा है। एवरेस्ट की वो चोटी है शनि जिस पर बर्फ जमी हुई है, जो खून को ठंडा कर दे। और ये तो सूर्य का घर है। जब ये सूर्य का घर है तो ये तो बर्फ को पिघला देगा, इसलिए शनि को यहां पर नीच का माना जाता है। अगर लग्न में शनि आ जाता है तो सूर्य खराब हो जाता है, बाप भाई की आपस में नहीं बनती है, बाप से अलग लड़ाई होती, भाई से अलग लड़ाइयाँ होती हैं, ये लोग काम में टिक भी नहीं पाते, इनकी अपने बॉस से भी नहीं बनती है, बहुत सारे ईगो आते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, नौकरी में टिक नहीं पाते हैं। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि ये दो गुरुओं का घर है। इस घर में कोई नीच का हो ही नहीं सकता। थर्ड हाउस में केतु नीच का माना जाता है और शनि को खराब माना जाता है, क्योंकि ये मंगल का घर है। तो केतु है करंट और मंगल है खून। जब करंट खून में दौड़ेगा तो आदमी को गुस्सैल बना देगा। और ये बुध का भी घर है, तो बुध के साथ में ये नसों में तेजाब बना देता है, जो फोड़े फुंसी भी पैदा करता है। केतु खराब जब हो जाता है यहां पर, तो पांव और घुटना और पेशाब वाली जगह में दिक्कत देता है। नसों के कारण पैरालाइज होने का भी खतरा हो जाता है। तो यहाँ पे सहारा चाहिए होता है सूर्य, चंद्र और गुरु का। तो ऐसे में कहा जाता है कि चने की दाल और गुड़ दोनों मिलाकर जल प्रवाह करना चाहिए। कुछ लोग मतलब, और यहाँ पर कानों में सोने सोना भी पहनाया जाता है, क्योंकि केतु को गुरु की मदद दी जाती है, जिससे यहाँ पर केतु शांत रहता है। यहाँ पर केतु पितृदोष का भी कारक माना जाता है। अगर ये परिवार के कई लोगों की कुंडली में अगर ये प्लेसमेंट होती है, तो कहते हैं कि आगे की नस्ल बंद हो जाती है। तो केतु यहाँ पर इतना खतरनाक रिजल्ट देता है, इसलिए यहाँ पे केतु को नीच का माना जाता है। चौथे घर में मंगल को नीच का माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई मंगल है तपती हुई चीज, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो सर की आवाज आएगी और पानी वाष्प बनकर उड़ता रहेगा। पानी का मतलब हुआ पैसा। यहां पर मंगल की जब प्लेसमेंट होती है तो आदमी पैसा बहुत बर्बाद करता है, कर्जे के हालात पैदा कर देता है, व्यक्ति की माँ, मौसी, मामा सबको बर्बाद कर देता है।
ऐसा व्यक्ति दूसरों को तो नसीहत देता है लेकिन खुद उस चीज पे अमल नहीं करता। तो एक कहावत कही गई है, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। यहाँ पे मंगल के लिए कहा गया है कि ऐसा इंसान घर में रखे समंदर को भी आग लगा दे, इतना खतरनाक कहा गया है यहाँ पर मंगल को। तो इसलिए यहाँ पर मंगल को नीच का कहा गया है। फिफ्थ हाउस में मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ हाउस ये सूर्य का घर है, तो यहाँ पर कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर अगर शनि खराब स्थिति में बैठा हो या राहु खराब स्थिति में बैठा हो तो ये दोनों ग्रह नीच के माने जाते हैं। शनि जो है ये उल्टे सी, अगर खराब शनि यहाँ पर बैठा है तो ये उल्टे सीधे प्रेम में डालता है आदमी को। और जो राहु है वो बच्चे नहीं होने देता, वो एबॉर्शन करवा देता है और इस तरह की सडन प्रॉब्लम परेशानी देता है। सिक्स में शुक्र और केतु को नीच का माना जाता है। शुक्र है व्हाइट सेल्स, हमारा वीर्य, औरत के अंडे। और यहां पर बुध और केतु पावर में होते हैं। बुध है विचार और केतु है ऐस। तो ऐसे लोगों की संभोग की पावर बहुत ज्यादा होती है। औरत की जननांगों में इन्फेक्शन भी होता रहता है ऐसे लोगों के, जिनके चार्ट में ये होता है। और यही इन्फेक्शन बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। या कभी कभी इस प्लेसमेंट में, ऐसा प्लेसमेंट जब व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उनके अंदर संभोग की ताकत भी बहुत कम होती है। तब भी उसकी औरत दुख, जब संभोग की ताकत कम होगी तब भी औरत दुखी रहेगी, तब भी इस तरह की समस्या आती है। अगर उसने बाहर कहीं इधर उधर रिश्ता बनाया तब भी जो है उसके जननांगों में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की प्लेसमेंट होती है तो एक उपाय बताया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उससे गुप्तांगों की धुलाई की जाती है, जिसको मंगल की लाल दवा बोलते हैं। और पुरुष पोटेशियम परमैंगनेट के बाद में दही का यूज करता है अपने गुप्तांगों को धोने के लिए। और अगर यही प्लेसमेंट औरत की कुंडली में हो तब भी सेम रिजल्ट होते हैं। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस में सूर्य को नीच माना जाता है। चूंकि ये घर है शुक्र का, तो शुक्र बहुत ही नर्म चीज है, रुई है शुक्र। और अगर सूर्य यहां पर बैठेगा तो सूर्य आग का गोला है जो रुई को जलाकर राख कर देगा। तो जब भी ये प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के चार्ट में होती है तो उसका, इंसान का जो दिमाग होता है वो बहुत गर्म रहता है, बहुत गुस्से वाला होता है, वो तुरंत थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति, चूंकि ये शुक्र का घर है, शुक्र सूर्य के दुश्मन है, तो पिता का साथ भी कमजोर होता है इस प्लेसमेंट में। पिता दुखी करे या खुद वो पिता से दुखी हो जाए या पिता दुखी रहने लगे, तो इस कंडीशन में उसकी मां भी दुखी हो जाती है। तो ये प्लेसमेंट सूर्य को इसीलिए नीच का बनाती है। एर्थ में, एर्थ हाउस में चंद्रमा नीच का होता है। हालांकि चंद्रमा यहां पे आयु के लिए अच्छा है, लेकिन व्यक्ति की मेंटलिटी को खराब कर देता है, व्यक्ति दूसरों से जलने वाला हो जाता है। तो इसलिए यहां पर चंद्रमा को खराब माना जाता है। नाइन्थ हाउस में राहु नीच का माना जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है और बृहस्पति है शुद्ध हवा, साफ सुथरी, और राहु है धुआं। तो जब भी ये शुद्ध हवा में मिल जाता है तो इस घर को ये खराब कर देता है। इसलिए राहु को यहां पर नीच का माना जाता है। 10वें घर में बृहस्पति नीच का होता है, क्योंकि ये घर है शनि का। शनि है चुस्त और चालाक, और गुरु है बेचारा साधु, सीधा साधा सन्यासी। तो जब भी बृहस्पति की प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के चार्ट में यहाँ पे होती है तो उसका कामकाज हमेशा गड़बड़ रहता है, क्योंकि उसके अंदर चुस्ती और चालाकी होती ही नहीं है। इसीलिए जब भी यहाँ पर बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है तो
व्यक्ति से ये कहा जाता है कि आप अपने काम में चुस्ती और चालाकी लाइए, नहीं तो आपका कामकाज हमेशा खराब रहेगा। 11th हाउस में बुध और राहु को नीच मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुध राहु किसी किसी कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और 12th हाउस में बुध महानीच माना जाता है। 12th हाउस का बुध गलत विचार देता है व्यक्ति को। और अगर साथ में यहां पर राहु हो तो राहु की प्लेसमेंट यहां पर ऐसी हो जाती है कि राहु की प्लेसमेंट को कहा गया है कि ना पूरे होने वाले सपनों के पीछे भाग भाग कर अपना समय बर्बाद करना। तो इसलिए यहां पर बुध और राहु को नीच का माना गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने बेसिक ग्रामर से स्टार्ट किया और ग्रहों के उच्च और नीच के स्थान को हमने समझा। आने वाले क्लास में इसी ग्रामर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।